Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to the class of software engineering and project management. ये सेशन जो रखा गया है वो बिल्कुल फाइनल सेशन रखा गया है और ये जो टाइटल स्लाइड आपको दिखाई जा रही है डे 1 पर भी आपको यही स्लाइड दिखाई गई थी और इसी तरह से कोर्स प्लान के हवाले से भी बात हुई थी और आज हम इसको समराइज करते हैं क्योंकि अब एग्जाम का टाइम टेबल भी आ चुका है। आप लोगों के पास एग्जाम की डेट्स भी आपको पता हैं और जो बातें हमने बहुत पहले कही थी, हमने क्या कवर किया और क्या कुछ रह गया, तो इस हवाले से हमारी आज बात होगी। आज के हमारे इस सेशन में 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ब्रीफ सेशन है जिसमें कि आप लोगों को एग्जाम के हवाले से बात की जाए। नंबर 1, कंटेंट हमने कितना कवर किया, व्हाट वी हैव कवर्ड, इस चीज का पोस्टमार्टम करना, एनालिसिस करना कि व्हाट वी हैव कवर्ड। अच्छा, आमतौर पर यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोर्स दिखाया जाता है लेकिन एट द एंड आप यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसको थोड़ा-सा सब्सिडाइज़ कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए या 30% कर दिया जाए। तो होता यही है कि जितनी भी नॉलेज आप पूरे सेमेस्टर में गेन कर रहे होते हैं, जितना भी आपको घोट के पिलाया जाए, सारा का सारा हज़म कभी भी नहीं हो सकता है। आप उसमें से 10%, 20% या 30% बहुत मेहनत कर लें, तो अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट भी समझें तो भी 30% ऑफ द नॉलेज आप कवर करते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि आपको दिया भी उतना ही काम दिया जाए कि आप उस पर मेहनत करें और उसमें आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो कंटेंट के हवाले से हमारी बात होगी। नंबर 2, जो हमारा सेशन चला उस दौरान जो फ़ॉलो-अप शीट्स दी गईं, अब वो भी एंड हो जानी चाहिए, कितनी फ़ॉलो-अप शीट्स हो गईं और मज़ीद क्या कुछ रहता है और उसको सबमिट किस तरह से करना है, नंबर 2। नंबर 3, यूट्यूब चैनल के हवाले से जहाँ पर हमारे कंटेंट रखे हुए हैं, उस हवाले से हमारी बात होगी कि उसको मज़ीद किस तरह से फ़ॉलो करना है और मज़ीद इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है और कहाँ तक आप लोगों को कंटेंट उसमें कवर करना है। नंबर 4, पेपर पैटर्न, पेपर के हवाले से बात हो और नंबर 5 के पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, नंबर 4 और नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी असल परफॉर्मेंस आपके एग्ज़ाम होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है आपका उसी को समझा जाता है कि ये आपने अटेम्प्ट किया। तो इस पर हमारी बात होगी और नंबर 7, एनी अदर थिंग, उस हवाले से क्वेश्चन आंसर होंगे या जो भी सिलसिला हो। तो देखा जाए, आपको इस तरह से ये प्लान कवर करने के लिए कहा गया था, ये प्लान आपसे शेयर किया गया था, ये रोड मैप आपसे शेयर किया गया था, तो बिल्कुल इसी तरह से हमने ये फॉलो करना है। तो ये जो चीज़ है उसमें वैसे तो कहा जाए कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा हुई इस सेमेस्टर में। मैंने एक नई अप्रोच, मेरा भी एक्सपेरिमेंट ही है और एक्सपेरिमेंट इस तरह से कि हर मर्तबा कुछ नया किया जाए तो फिर उसमें मेहनत होती है, तो फिर पता लगता है कि हमने कुछ काम किया। अब मेरी तरफ से तो मैंने जो कर सका मैंने किया। आपकी तरफ से अब जो कुछ आपने करना है, आप लोगों ने बहुत जो है अपने प्रोग्रेसिव कमेंट्स भी दिए, फ़ॉलो-अप शीट्स भी आपने जमा करवाई और फ़ॉलो-अप जो सेशंस हमारे हुए, उसमें आपने क्वेश्चन आंसर भी किया, तो आपको बताया भी गया, उसके जवाबात भी दिए गए। लेकिन असल आपने क्या स्टडी किया, ये अब आपका अपना काम आपके ऊपर है। यू आर द स्टूडेंट, यू हैव टू स्टडी। बार-बार आपसे यही कहा गया कि आपको बुक ज़रूर फ़ॉलो करनी है और बुक के बगैर काम नहीं चलेगा। 2 बुक्स फ़ॉलो करने के लिए कहा गया था, ठीक है, 7th एडिशन और 10th एडिशन, ये दोनों बुक अभी मेरे पास ओपन हुई हुई हैं, इसी से मैं आपको कंटेंट बता दूँ, एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी करनी है। नंबर 2, ये 2 मेजर टॉपिक कहे गए थे कि ये हमने कवर करने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जबकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि 80+20 जो है वो सेमेस्टर सेल के हवाले से कहा जाता है कि सेमेस्टर सेल को रिज़ल्ट 80+20 पे चाहिए। जबकि पासिंग हेड जो है 40+10 होता है, लेकिन 50% आप गेन करते हैं तो फिर मेरे कोर्स में आप पास होंगे। अगर 50% आप गेन करते हैं तो, और अगर उससे लेस करते हैं तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। तो ये पैराग्राफ भी आपको पढ़ के सुनाया गया था कि एग्ज़ाम के लिए एक्सटेंसिवली रीड ऑल गाइडेड मटेरियल एंड लेक्चर कंटेंट्स। लेक्चर कंटेंट्स आपको दिए गए, चाहे वो क्लास में दिए गए, चाहे वो वीडियो के तहत दिए गए या कुछ गाइडेड सेमिनार वगैरह के हवाले से बात की गई। तो आपने बाकायदा तौर पर इसको स्टडी करना और उसका तरीक़ेकार भी आपको बताया गया। प्रैक्टिस क्वेरी टाइप क्वेश्चंस, क्वेरी का मतलब है कि पज़ल टाइप जो कि आपके दिमाग को झंझोड़ दें। और वेब के रेफ़रेंस के हवाले से बात की गई, जो कि बुक के मार्जिन में मौजूद हैं और लेक्चर कंटेंट के दरमियान भी आपको बताए गए वेब रेफ़रेंसेस। तो आपने ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना था और मज़ीद भी आपके पास थोड़ा बहुत और भी टाइम है प्रिपरेशन का, तो आप इसको फ़ॉलो करें।
अब इसमें प्रैक्टिस ऑल न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइजेस एंड एग्जांपल्स एटसेट्रा। तो ये न्यूमेरिकल के हवाले से ये कि आमतौर पर यही होता है कि प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के हवाले से PERT एंड CPM की टेक्निक हम फॉलो करते हैं, लेकिन आपसे मैंने अभी तक कोई कंटेंट इस तरह का शेयर नहीं किया। तो न्यूमेरिकल जो है उसके बजाय एनालिटिकल क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि आपको अगर एक जिम्मेदारी दे दी जाए बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर, हाउ वुड यू मैनेज योर टीम, हाउ वुड यू डेवलप द प्रोसेस, व्हाट वुड बी योर मॉडल। एंड इस तरह के सवालात एनालिटिकल हो सकते हैं, जिसमें कि हम फिर ये देखेंगे आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे बैलेंस किया फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो एक तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इस तरह की क्वेरी टाइप यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि गिवन इन एक्सरसाइजेस एंड एग्जांपल्स कोट की गई, या एक्सरसाइजेस चैप्टर के एंड के ऊपर मौजूद हैं, या चैप्टर के दौरान भी कुछ इस तरह के सवालात मौजूद हैं। तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं बुक के वो आपको फुल कंटेंट के हवाले से बताते हैं, और उसमें जो नॉलेज होती है वो असल में पूरा एक डोज होता है किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो होता यह है कि क्लासरूम या लेक्चर सेशंस में वो तमाम बातें कवर नहीं होती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको 100% नॉलेज चाहिए और आप एक्सपर्ट हो जाएं, तो कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे आप आज और आज के बाद 15-20 साल बाद भी आप कहें, तो भी आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक्सपर्टीज के लिए ये चाहिए होता है कि हम ग्रेजुअली लर्न करते हैं। जब आप क्लासरूम या लेक्चर सेशन अटेंड करते हैं तो 100% नॉलेज कभी भी डिलीवर नहीं की जा सकती है। 100% जो है चैप्टर कभी भी कवर नहीं करवाया जा सकता है। 100% कंटेंट कभी भी कवर नहीं करवाया जा सकता है। जो कुछ कवर करवाया जाता है उसको आप 100% समझें, और अगर वो सारा का सारा आपने दोबारा जाके स्टडी किया, तो मतलब ये कि अब आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, कि आपने कोशिश की अपने तौर पर उसको समझने की, और अगर मुकम्मल तरीके से आप समझ गए, तो इसका मतलब है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस डेवलप जरूर हुआ जितना टीचर ने डिलीवर किया, जितना क्लास में डिलीवर हुआ। फिर भी वो नॉलेज आपकी देखा जाए तो उस सब्जेक्ट की नॉलेज के 100% के बराबर नहीं होती, वो 40% नॉलेज होती है। फिर जाके जब आप उसके ऊपर अपने दोस्तों के साथ जब आप लर्निंग के सेशंस रखते हैं या मीटिंग्स रखते हैं या एक जॉइंट सेशन रखते हैं, उस वक्त एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं बातें, तो उस वक्त पता लगता है कि मैं तो ये सोच रहा था, मुझे तो पता नहीं था इस बारे में। फिर आपको नई बातें पता लगती हैं, फिर किसी की एक्सपर्टीज के बारे में पता लगता है तो वो आपको समझाता है, कभी आप उनको समझाते हैं। 100% नॉलेज आप कभी भी गेन नहीं कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, जो आप सेशन अटेंड करते हैं, फिर जाके डिस्कशन करते हैं, तो 40% ऑफ द नॉलेज आप गेन करते हैं। और फिर जब आप तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए और दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी करते हैं, तब जाके आप 60% गेन करते हैं। और फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और नई नई टेक्निक सीखते हैं, तब जाके आपकी 80% नॉलेज डेवलप होती है। 100% इसलिए नहीं होती कि बाकी जो 20% है वो इवॉल्विंग है, वो आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि वक्त के साथ साथ नई नई चीजें आती हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं, और फिर वो उस वक्त जो लोग लर्न करते हैं वो वक्त के मुताबिक होता है, रियल टाइम के ऊपर। तो ये बात आपसे कही गई थी। Try to remember short and quantified concepts with illustrations as per your own understanding। तो जो भी quantified concepts यानी कि 1 2 3 4 पॉइंट वाइज जो concepts हैं, उसको उस तरीके से आप लर्न करने की कोशिश करें, उस तरह से आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को आप ऑब्जर्व करें और उसमें से नए नए डायमेंशंस निकालें। उससे आपको नई-नई चीज़ें पता लगेंगी, जो कंटेंट में लिखा हुआ नहीं भी होगा, वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ़ बुक के डायग्राम्स नहीं देखी हुई होती हैं। इसी तरह की डायग्राम्स आप इंटरनेट पर भी देखते हैं, कहीं पर कोई डिस्कशन होता है, उसमें भी देखते हैं। तो आपकी नॉलेज ऑलरेडी डेवलप हुई भी होती है, आपने कॉन्शियसली बल्कि अनकॉन्शियसली भी लर्न किया हुआ होता है। तो वो फिर आपकी अपनी एक प्रैक्टिस होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी एक लर्निंग होती है। और वो अगर आप यहाँ पर कोट करते हैं तो फिर वो इनोवेशन होता है, वो एक नया काम और यूनिकनेस होती है, दूसरों के मुकाबले में आपको थोड़ा-सा डिफरेंट बयान करती है। तो ये एग्ज़ाम के हवाले से बात की गई, और फिर असाइनमेंट तो चूँकि आपको अभी तक नहीं दिया गया, तो इस हवाले से हम बात नहीं करते हैं। अटेंडेंस के हवाले से भी राइट नाउ इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। जिन लोगों की 0% अटेंडेंस है, तो उनको ज़रा सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम देने के लिए वो आएँगे भी, अगर मैं मौजूद हुआ तो मैं उनको मेरी तरफ से उनको अलाउ नहीं है। लेकिन ये कि उनको खुद सोचना चाहिए कि डे 1 पर बताया गया था कि आपने क्लासेस जॉइन करनी है, 100% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने असल कंटेंट के ऊपर, जो कि बुक में मौजूद है। बुक में शेयर करूँ,
ये बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रॉजर स्प्रेसमैन 7th एडिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये बुक हमने फॉलो की। और एक हमारी ये बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10th एडिशन बाय आइन सोमरविल। ये आपको रोड मैप बताया गया था। तो सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें कि प्रोडक्ट के हवाले से बात हुई थी। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव्स एंड वेरिएंट्स, इस पर वेरियस वीडियो सेशंस जो हैं वो आपको दिए गए और क्लास में भी आप लोगों को बहुत कुछ समझाया गया। तो एक तो ये आपका पार्ट है और दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि 4Ps अप्रोच खास तौर पर। और रिस्क के बारे में मैंने बहुत ही ब्रीफ बात की है, लेकिन मैं अभी थोड़ी बहुत और बात कर लूं कि ये हमारे 4 से 5 टॉपिक इसके हैं और ये हमारे टॉपिक हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या कंटेंट दिया गया, बुक के हवाले से भी बात की गई, इंटरनेट से भी कुछ चीज़ें दी गई, कुछ आपको आर्टिकल्स भी दिए गए, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। यानी कि जो भी मटेरियल आपको गाइड किया गया, इसका मतलब है कि आपको वो पढ़ना और समझ समझ के उसके बारे में बात करनी है। फिर ये कि यहाँ भी आपसे बिल्कुल उसी तरह से आर्टिकल्स और ये मज़ीद मैं और वीडियो सेशंस अपलोड करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि आज के दिन मैं इन तमाम चीज़ों को एंड करूँ ताकि आपको प्रिपेयर होने में भी मौका मिले। और ये कि फ्यूचर में ये चीज़ें चलती रहेंगी और आप तक इसकी अपडेटेड नॉलेज आती रहेगी इन कंटिन्यूएशन। तो ये मैंने बता दिया कि ये पूरा आपका एक कैनवस है, इस पर आपने फोकस करना है। इसके 2 हिस्से हैं। अब पेपर का पैटर्न मैं यहीं पे बता दूं कि पेपर का क्या पैटर्न होगा। पेपर का पैटर्न 3 तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट किया करता हूँ। वैसे डे 1 पर भी मैंने आपको बताया, क्लास में भी आप लोगों को बताया कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसके 5 पोर्शन होते हैं। 5 पोर्शन का मतलब है 20-20 मार्क्स के 5 पोर्शन। तो वो 5 पोर्शन किस तरह के हैं? एक 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से। अब परफॉर्मेंस यानी कि आपने क्लासरूम सेशन ज्वाइन किया, अटेंड किया, आपकी अटेंडेंस भी रही, आप आते रहे, आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं रही, आप पढ़ते भी रहे और फिर आपने फॉलोअप शीट्स भी टाइम पे जमा करवाई। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए वो आपने फॉलो किए। आपसे कहा गया कि यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, आपने टाइमली ज्वाइन किया। आपसे कहा गया कि सब्सक्राइब करें, आपने सब्सक्राइब किया। आपसे कहा गया कि जो कुछ लर्न करें उसको फॉलोअप शीट में लिखें और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी लिखें। कमेंट बॉक्स में मुझे फौरन से पता लग जाएगा कि आपने कमेंट लिखा भी या नहीं, क्योंकि आपको रिस्पांस फौरी तौर पर मैंने दिया है तमाम लोगों को। विद इन 24 आवर मैंने रिस्पांस दिया है। और ये कि अभी भी मतलब मैंने मौका तो दिया हुआ है कि आप जब तैयारी भी कर रहे हो, फिर एक कोई नई बात आपके जहन में आए तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम के डे तक लिखें, बाद में भी आप लिखें, आपकी मर्जी है। लेकिन जब तक ये इवैल्यूएशन होता है तब तक आप ज़रूर लिखें। तो इस हवाले से मेरी कोशिश ये है कि एक गूगल फॉर्म आप लोगों से शेयर किया जाए, जहाँ पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपका सीट नंबर, नाम और सेक्शन, ईमेल आईडी और कमेंटिंग आईडी और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दें, अपने पेरेंट्स का दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें इसलिए पूछी जा रही हैं कि जिस वक़्त इवैल्यूएट किया जाता है, जिस वक़्त कॉपीज़ चेक की जाती हैं, उस वक़्त प्रॉब्लम ये होता है कि या तो आप सीट नंबर लिखना भूल जाते हैं और या तो आप जो है वो अपना नाम सही नहीं लिखते हैं। बस ये 2 चीज़ें तो ख़ास होती हैं। फिर सिग्नेचर आपके मिसमैच हो रहे होते हैं। तो जो एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर हों, जो आपने शुरू से सिग्नेचर किए हुए हैं, वो सिग्नेचर अगर नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें डाउट क्रिएट करती हैं। और इस हवाले से मैंने आप लोगों को पहले भी मेंशन किया था कि ये जो चीज़ें हैं वो केयरलेसनेस में आती हैं और ये डिस्क्रिपेंसीज़ में आती हैं। और मैंने मेंशन किया हुआ है कि देयर इज़ अ वार्निंग ऑन केयरलेसनेस एंड डिस्क्रिपेंसीज़, के एग्ज़ाम में आप नाम सही नहीं लिखते हैं या जो पर्टिकुलर आपसे पूछे गए हैं वो आप बयान नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से तो मेरी बात होगी। इसमें परफॉर्मेंस के पूरे 20 नंबर कट सकते हैं आपके। और मैंने 20 नंबर इसी चीज़ के रखे हुए होते हैं कि आपने क्या फ़ॉलो-अप दिया। अच्छा, सेकंडली जो 20 मार्क्स होते हैं वो सेशनल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के हवाले से होता है, जो कि मैंने अभी तक नहीं दिया आपको। तो अब वो फाइनल पेपर में कवर होगा या फिर अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उस सूरत में आपको गाइड किया जाएगा पेपर वाले दिन या पेपर के बाद रिज़ल्ट आने तक। मेरी कोशिश है कि आपके ऊपर अब बर्डन ना किया जाए। पेपर वाले दिन कोशिश ये है कि जब आपकी कॉपीज़ आ जाएँ तो उसको उसी वक़्त चेक करके आपको रिज़ल्ट भी दे दिया जाए। तो ये बात आपको बता दी गई। अब ज़रा बुक के ऊपर आते हैं। तो ये बुक है, बुक के कंटेंट्स हम देखते हैं। जो चैप्टर कवर किए गए, चैप्टर नंबर 1 में से बहुत सारी बातें कही गई, कुछ बातें मैंने शेयर नहीं की हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर मिथ्स के हवाले से।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से, तो ये आप खुद ज़रा एक्सप्लोर करें और पढ़ें। और फिर ये कि बुक के चैप्टर एंड पर, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, ये चैप्टर 1 है तो इसके कंटेंट्स हैं। अब इसके जो कंटेंट्स हैं उसमें अब पेपर के पैटर्न ये है कि 4 से 5 सवालात पूछे जा सकते हैं, 3 सवालात भी पूछे जा सकते हैं। चूंकि आपको सेशनल मार्क्स में 20 टू 40 मार्क्स का एक प्रोविजन दिया जा रहा है, तो फिर जब इस तरह का लेवरेज दिया जाता है जहां पर आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो फिर पेपर में मेरी तरफ से कोई चॉइस नहीं होती है। तो ज़हन में रखिएगा कि चॉइस आपको वहाँ दी जाती है कि जी एक पूरा लीवरेज है पूरे सेमेस्टर का, इसमें आप टाइमली काम करें और एज पर गाइड काम करें। तो यह है कि 4 से 5 सवालात, जिनमें हर सवाल के 1 या 2 पार्ट हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर दिया जाए और उसमें एक पार्ट जो है वो 20 मार्क्स का एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ 10। और उसके 3 या 4 या 5 ऑप्शन हो सकते हैं। 3, 4 या 5 ऑप्शन। ये बताऊं कि उसका आंसर किस तरह से देना होता है। पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उन इंस्ट्रक्शन को बाकायदा तौर पर रीड करना होता है कि आपको ये कहा जाता है कि यू शुड नॉट मार्क एनी टिक ऑन द क्वेश्चन पेपर। आंसर के लिए बॉक्सेस दिए जाते हैं, आपने बॉक्सेस फिल करने होते हैं प्रॉपर, और उसमें भी एरर नहीं करना होता है, और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना होता है, पेन का इस्तेमाल करना होता है। और एक सवाल के अगर आपने एक से ज्यादा जवाब दे दिए तो फिर वो सवाल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है 1:4 या 1:2 या 1:1, जो भी रेशियो हो नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। तो ये जहन में रखें कि गलती भी ना करें, और दूसरा ये कि तुक्का भी ना लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ गो थ्रू किया और समझते हैं कि जी पेपर में हम जो है क्लियर कर देंगे, बल्कि ये एमसीक्यूज इसलिए पूछे जाते हैं कि पता लगे कि आपने बाकायदा उस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया या नहीं। अब पेपर का पूरा जो कंटेंट है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल करता है। नंबर 1, वीडियो सेशन से आपने क्या, यानी कि वीडियो सेशन बाकायदा तौर पर देखिए या बहुत क्विक देखे, या बुक के कंटेंट क्विकली गो थ्रू किए या बाकायदा स्टडी किए। और तीसरा ये कि आपको जो गाइडेड आर्टिकल और ये चीजें दी गई उसको आपने प्रॉपरली देखा या नहीं देखा। तो ये जरा जहन में रखिएगा कि आपने मुझे किस तरह का रिफ्लेक्शन देना है, आपने जैसे गाइड किया गया वैसा रिफ्लेक्शन आपने देना है। तो ये बात मैंने आपको कम्युनिकेट करनी थी। अब मुझे यहाँ पर आपको ये बात बतानी है कि चैप्टर एंड क्वेश्चंस, अब ये बुक की मार्जिन में कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए होते हैं, कुछ जो हैं वो लिंक दिए हुए होते हैं, वो भी मैंने आपसे कहा था कि उस पर भी जाके देखिएगा। लेकिन खास तौर पर चैप्टर के एंड की बात हम करें, जी चैप्टर के एंड पर ये जो क्वेश्चन होते हैं, समरी को खास तौर पर पढ़ें, एक एक चीज को पढ़ें, क्योंकि ये पूरे चैप्टर की समरी होती है। और अगर इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो और अच्छे तरीके से मौजूद है। मैंने कहा था कि वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पावर पॉइंट भी रखा हुआ है, वहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ है। वहाँ पर जो है समरी MS वर्ड फॉर्मेट में रखी हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं, इसमें सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। तो आपको जो चैप्टर गाइड किया जाता है उस चैप्टर को आप बाकायदा तौर पर टिल एंड, अगर आपको 2 पॉइंट बताए जाते हैं आप 6 पॉइंट खुद भी पढ़ें। दूसरी बुक से भी मैं आप लोगों को ये बताऊं, अच्छा इस बुक के हवाले से कंटेंट्स में जैसा कि 4 पीस अप्रोच बताई गई, तो 4 पीस अप्रोच के हवाले से प्रोजेक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया। प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से चैप्टर नंबर, ये मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में 24 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा 27 सॉरी, वैसे तो ये पूरा पोर्शन है प्रोजेक्ट स्केजुअलिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो इनका तस्करा मैंने बहुत ब्रीफ किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल क्या होता है और रिस्क के ड्राइवर्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी क्या होता है। ठीक है, इसके मार्जिन स्लैब्स का पता होना चाहिए। तो एक ये बात हो गई, और दूसरा ये कि ये प्रोजेक्ट के हवाले से बात हुई। प्रोसेस के हवाले से बात की जाए, प्रोसेस में प्रोसेस मॉडल्स बहुत सिंपल होते हैं, स्पाइरल मॉडल होता है और वाटरफॉल, बस ये दो जो वो मेन होते हैं।
जो कि एक लीनियर सीक्वेंशियल होता है और एक स्पाइरल होता है। मैंने इस पर ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आप इस पर ब्रीफली देख लीजिएगा। मेरा फोकस उस चीज़ पर ज़्यादा होगा जो कि मैंने एक ज़रा-सी भी बात की तो उसकी मैं डिटेल आपसे पूछ सकता हूँ। और इसके अलावा ये प्रोसेस हो गया पीपल के हवाले से टीम बिल्डिंग। तो टीम बिल्डिंग तो प्रोजेक्ट के अंदर ही है और उसमें मैं दूसरी बुक से भी आपको बता देता हूँ। ये इसके कंटेंट्स हैं। ये शुरू का जो चैप्टर होता है वो ज़रूर लाज़मी तौर पर पढ़ा करें। उसमें एथिक्स के बारे में, कि प्रैक्टिसेस के बारे में और दूसरी और ज़रूरी बातें केस स्टडीज़ गाइड की भी होती हैं। आमतौर पर इसको ज़ीरो चैप्टर कहा जाता है। प्रोसेसेस के हवाले से सिंपल प्रोसेस मॉडल्स, कोपिंग विद चेंज, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से मैंने बात की थी, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स पर हमने बात करनी थी लेकिन इस पर कोई बात ज़्यादा नहीं हुई। और इसके अलावा जो इसका मेन पार्ट है वो है प्रोजेक्ट। जी, ये आ गया पार्ट 4 सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें मैनेजिंग पीपल, पीपल के हवाले से और टीम वर्क। ये पीपल के हवाले से कि टीम ऑर्गेनाइज कैसे की जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, इसमें पूरी पीपल की साइकोलॉजी आ जाती है। ठीक है, टीम वर्क किस तरह से, इसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, काम डिलीवर करना होता है, डेलीगेट करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बातें इसमें है कि इफ प्रोजेक्ट दैट नोबडी वांट, तो फिर हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया। तो आप ये ज़रूर देखें, इसमें जो टेबल्स हैं वो ज़रूर देखें। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात की, प्रोसेस के बारे में बात की, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंटरनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, एक्सटर्नल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। एक्सटर्नल का मतलब है कि आउटलुक उसका कैसा होगा, इंटरनल का मतलब उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आर्टिकल्स में मैंने डिजाइन के हवाले से बात की है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके आउटलुक को ज्यादा देखा जाता है। तो यूजर जो है वो आउटलुक को देखता है, और जबकि डेवलपर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो इसकी इंटरनल आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लैश भी होता है कि जी टेक्निकल पीपल कुछ और सोच रहे होते हैं, नॉन टेक्निकल पीपल कुछ और सोच रहे होते हैं। फिर एक टेबल पर बैठ के मीटिंग करनी होती है और एक दूसरे को बताना होता है और इसको रिजॉल्व करना होता है। तो ये ओवरऑल मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकेकार, आपको एक एग्जाम की कॉपी दी जाएगी और एक पेपर दिया जाएगा। छोटा सा साइज होगा उसका, उस पर 2-4 सवालात लिखे होंगे और उसको आपने स्टेपल करना है पेपर के फर्स्ट पेज के अंदर। उसके ऊपर आपने सीट नंबर, नाम और क्लास का सेक्शन जरूर लिखना है और ईमेल आईडी भी लिखनी है। ये 4 चीजें, और आपने अपना सिग्नेचर भी करना है। कॉपी के ऊपर भी करना है और क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी करना है। याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। और स्टेपलर अपना आप लेकर आइएगा, स्टेशनरी लेकर आइएगा। ठीक है, एमसीक्यूज का पेपर अलग से दिया जाएगा। 20 to 30 मिनट दिए जाएंगे शुरू में ही। अटेम्प्ट करने के बाद आपसे ले लिया जाएगा, उस पर भी सीट नंबर, नाम और सिग्नेचर आपने करना होगा, सेक्शन लिखना होगा। ठीक है, और ईमेल आईडी जरूर लिखनी होगी। अच्छा, और उसी पेपर के एंड पर या बैक पेज के ऊपर उसकी आंसर स्क्रिप्ट मौजूद होगी, यानी कि डबल फोल्ड होगा। इसका मतलब है कि आगे पीछे प्रिंटेड होगा, तो ये सेपरेट नहीं होगा। तो ये आपसे ले लिया जाएगा। आपसे कोई आएगा नहीं, मांगेगा नहीं, बल्कि आपने दे देना है 20 या 25 मिनट या 30 मिनट, जो भी टाइम दिया जाए उसके दौरान। जितना भी टाइम दिया जाए, 10 मिनट भी दिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर का टाइम 2 घंटे होगा। आप क्लेम कर सकते हैं कि 2 घंटे आपको पूरे दिए जाए, लेकिन 2 घंटे का मतलब है जो टाइम टेबल में, वैसे तो मैं 1 घंटे का पेपर बनाता हूँ और 1 घंटे में ही मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, या मैं कह देता हूँ कि 1 घंटे बाद या 15 मिनट और दे दिए जाए। लेकिन मैं आपको लीवरेज दे सकता हूँ, 1.5 घंटे का भी दे सकता हूँ और 2 घंटे का भी दे सकता हूँ अगर मैं इन्विजिलेटर हूँ तो। लेकिन जो फाइनल टाइम टेबल के मुताबिक अगर 11:15 लिखा हुआ है तो 11:15 तक इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी होती है, तब तक आपसे पेपर लिया जा सकता है। तो यह है कि पेपर के टाइमिंग भी मैंने बता दिए। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, एक कॉपी आपको दी जाएगी, कॉपी के ऊपर सीट नंबर, नाम और जो पर्टिकुलर आप लिखते हैं उस पर आप अपने सिग्नेचर भी करेंगे। अच्छा, फर्स्ट पेज जो फ्रंट है उसको आप छोड़ दें और सेकंड पेज से आप लिखना शुरू करें, और एक पेज पर एक क्वेश्चन का पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। कॉपी में आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी, ना ही आप मांगिएगा। सिंगल कॉपी में पूरा पेपर आपने सॉल्व करना है।
अननेसेसरी चीजें नहीं चाहिए। अगर जितना सवाल पूछा गया उसके मुताबिक आपने जवाब देना है, पॉइंट वाइज दें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसकी इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो और भी जबरदस्त बात है कि आप उसकी इलस्ट्रेशन का मतलब है डायग्राम आप बनाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया और टाइम भी आप इसको जमा करवाएं। फॉलोअप शीट्स किस तरह से जमा करानी है ये जरा बगौर आप सुन लें कि पिछले हफ्ते तक 7 और 8 जो है वो ड्यू थी और इस हफ्ते 9th जो है वो ड्यू हो गई। तो 9th में जो आपने एग्जाम की तैयारी के हवाले से काम किया है या जो आपकी प्रोसीडिंग चली है वो आप मेंशन करेंगे। और कल के दिन जो आप सेशन अटेंड करेंगे उसको आप नंबर 10 शीट नंबर 10 बना के और उसमें उसकी प्रोसीडिंग आप लिखेंगे। उसमें आप अपनी जो भी लर्निंग है वो आप मेंशन करेंगे। उसकी सीक्वेंसिंग कैसे रखनी है, सीक्वेंसिंग में टॉप पर शीट नंबर 1 होगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होगा। और ऊपर लेफ्ट टॉप पर स्टेपल कर दीजिए। बस आपको कोई टाइटल पेज कोई फाइल लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी शीट पर आपके सिग्नेचर हुए हुए होने चाहिए, आपका नाम टाइप किया हुआ होना चाहिए, जो फॉर्मेट बताया गया उसके मुताबिक आपने इसको जमा कराना है। इसके अलावा डिसिप्लिन के हवाले से बात की जाए कि अब तक तो डिसिप्लिन फिर भी सही नजर आया, कुछ क्लासेस में मुझे नजर नहीं आया तो मैंने जरूर कहा। लेकिन एग्जाम के हवाले से चाहे मेरी मौजूदगी हो एग्जाम में या ना हो, क्वेश्चन पेपर में किसी तरह का कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर के हवाले से किसी तरह का कोई सवाल नहीं होगा, ना ही आपको कोई राइट है आप किसी इन्विजिलेटर से कोई सवाल पूछें। आप इंस्ट्रक्शन खुद पढ़ें, पेपर बिल्कुल क्लियरली टाइप किया हुआ होगा, प्रिंट किया हुआ होगा। अगर आपको ब्लैंक पेपर दिया जाता है तो फिर आप इन्विजिलेटर से एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन एक मरतबा दे दिया गया उसके बाद आपने उस पर अगर नाम और सीट नंबर साइन पहले ही कर देना है और विद इन 5 मिनट्स आपने ये अपने पर्टिकुलर तमाम लिख लेने हैं। और अगर आपके रह गए और एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस अटेंडेंस जो मार्क की जा रही होती है जो कि आप साइन कर होते हैं उसमें भी आपने गलती नहीं करनी। अगर आपने गलती की एट द एंड अगर कोई रह गया अटेंडेंस से तो उसकी जिम्मेदारी उस शख्स की होगी जिसका वो रिकॉर्ड है, इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी नहीं होगी। ना ही आप बाद में कहें कि जी मेरा कॉपी नंबर गलत मैंने लिख दिया या मैंने जो है वो सिग्नेचर सही नहीं किए या किसी और के नाम के ऊपर मैंने लिख दिया। ये जरूर इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने अगर रिकॉर्ड सही नहीं प्रोवाइड किया तो फिर आप जाने आपका काम बाद में ये करेक्शन नहीं होगा। और आमतौर पर इस तरह की गलतियां आती हैं और फिर उसमें हमें प्रॉब्लम होता है इस चीज को रिकॉर्ड को चेक करना। तो याद रखें कि जिस तरह बोर्ड का पेपर आप देते हैं और अगर आपने अपना सीट नंबर सही नहीं लिखा यानी कि एडमिट कार्ड का नंबर आपने सही नहीं लिखा तो वो फिर कॉपी साइड में रख दी जाती है, फिर उसको चेक नहीं किया जाता। और फिर अवार्ड में अगर आपका नाम लिखा होता है तो उसके आगे कोई स्कोर नहीं होता, जीरो होता है या एब्सेंट मार्क होता है। तो आप यही सोच के करें कि टीचर जो है वो क्लर्क क्लर्क की तरह से काम नहीं करेंगे। वो आपसे जो चाहते हैं एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको पहले से हमने बता दिया। एग्जाम के डिसिप्लिन के हवाले से भी कि आपको अपने कॉपी में अपने काम से काम रखना है। अगर आप इधर उधर कोई क्वेश्चन या स्टेशनरी या कोई और चीज शेयर कर रहे हैं तो इन्विजिलेटर को पूरा राइट है। मुझे अगर कोई किसी तरह की कंप्लेन मिलती है तो मैं एज पर रूल एक्शन लेने का मजाज रखता हूँ। तो उसमें आपकी कॉपी कैंसिल भी हो सकती है। और ये कि कोशिश ये करें कि बिल्कुल जैसे चलते रहे हैं उससे भी बेहतर तरीके से चलें। और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप ज़रूर कम्युनिकेट करें कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया आते हुए या इस तरह से। तो उन चीज़ों को फिर कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन मिसमैनेजमेंट या डिसिप्लिन के खिलाफ चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जा सकती। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें बता दूं कि अगर मुझे ये अ, मुनासिब लगा कि आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए पेपर वाले दिन या उसके बाद 2-3 दिन का टाइम दिया जाए या कोई इस तरह का सिलसिला किया जाए तो ये मेरे ज़हन में प्रोविज़न है। लेकिन ये है कि पेपर जिस दिन हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपकी स्कोरिंग आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी आपकी ईमेल पर। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखिएगा कि मेरे पास आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं किसी भी हवाले से, आपको टाइम दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन आपके बिहाफ पर कोई भी आपका दोस्त या आपके सीआर या आपके कोई रिलेटिव या आप किसी और टीचर के थ्रू या किसी और एम्प्लॉय के थ्रू या कोई और सिफारिश करवाने की कोशिश करें, इसको
जो है अनएथिकल समझा जाएगा और मेरे कोर्स में ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ें मुनासिब नहीं समझता। तो ये ज़हन में रखिएगा कि मेरे पास ये चीज़ें ना हों। और दूसरा ये कि जो रिपीटर और रिपीटर तो ख़ैर अलाउ हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लोगों को मैंने अलाउ नहीं किया हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया। डे 1 पर कम्युनिकेट करना चाहिए, उन्होंने कम्युनिकेट अभी तक नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है एट द एंड उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। और जिनकी 0% अटेंडेंस होगी, तो वो भी एक्सपेक्ट ना करें मेरे पास एट द एंड। थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट नाउ।